फ्रिक्शन क्या होता है? पहले तो आप अपने हाथों को इस तरीके से घिसोगे, वही यहाँ पे आपको पता चल जाएगा फ्रिक्शन के कारण हीट हो जाती है। तो फ्रिक्शन होता क्यों है? क्योंकि हमारी जितनी भी स्मूथ बॉडी हो, लेकिन उसमें कहीं न कहीं एटॉमिक लेवल पे आप जाओगे तो बहुत सारी उसमें ऊपर-नीचे, ऊबड़-खाबड़ सा होता है, वो खुरदुरा रफ़ होता है। अच्छा, फ्रिक्शन का काम क्या होता है? फ्रिक्शन अपोज़ेज़ इम्पेंडिंग मोशन। इम्पेंडिंग मोशन क्या होता है? मोशन का मतलब होता है मोशन हो रहा है, इम्पेंडिंग मतलब होने वाला हो। तो जैसे इसके ऊपर अगर मैं कोई चीज़ रख दूँ और इसको मैं थोड़ा टेढ़ा करूँ, तो मुझे पता है अब ये यूँ सरकने वाली है। तो ये होने वाला मोशन है, लेकिन फ्रिक्शन उसको होने से पहले ही रोक देगा। फिर एक टाइम आएगा कि वो रोक ही नहीं पाएगा, तो फिर रिलेटिव मोशन तो हो ही जाना है। फ्रिक्शन अपोजेज इम्पेंडिंग मोशन। इसका ये मतलब नहीं है कि फ्रिक्शन हमेशा चीज़ों को रोकता है। जैसे मान लो हमारे पास यहाँ पर एक ब्लॉक है, ये इस तरफ जा रहा है वी वेलोसिटी से, उसके ऊपर हमने इस तरीके से दूसरे ब्लॉक को रख दिया जो कि अभी है रेस्ट पर, है ना? क्या होगा? ये वाला नीचे से इधर निकलने की कोशिश करेगा, ये यहीं पे रुका हुआ है। तो यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से कुछ घिसाव होगा, है ना? तो यहाँ पर रिलेटिव मोशन हो गया इन दोनों के बीच में, एक चीज़ निकल गई आगे, तो कुछ ना कुछ यहाँ पे आगे पीछे ऐसे घिसेगा, तो उसके कारण यहाँ पर फ्रिक्शन इस तरीके से लग जाएगा। यहाँ पर लगेगा इसके ऊपर फ्रिक्शन एफ, और क्योंकि हर फोर्स एक्शन रिएक्शन पेयर में लगता है, इसके ऊपर भी इस दिशा में लगेगा सेम अमाउंट ऑफ फोर्स एफ। और इस फोर्स का नतीजा क्या होगा? इवेंचुअली इसकी भी स्पीड इसके बराबर हो जाएगी। मान लो इसकी स्पीड अभी भी इस तरफ मान लो दोनों की हो जाती है वी डैश, ना? तो दोनों की स्पीड वी डैश होगी, तब तक फ्रिक्शन लगता रहेगा। और दोनों की स्पीड वी डैश कितनी हो जाएगी वो आप मोमेंटम कंजर्वेशन से हम बाद में देखेंगे। लेकिन जब दोनों की स्पीड सेम हो गई है, तब आप देख सकते हो दोनों के बीच में आपको कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, दोनों इस तरीके से चिपक के साथ में जा रहे हैं। तो यहाँ पर रिलेटिव मोशन स्टॉप हो चुका है ना? नो रिलेटिव मोशन, मोशन इसका मतलब नो फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन की यहाँ पर कोई भी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, फ्रिक्शन लगता कितना है? हमें पता है कि फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है, फ्रिक्शन का फोर्स, उसकी वैल्यू होती है म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन। जितनी नॉर्मल रिएक्शन उतना ज़्यादा फ्रिक्शन। लेकिन फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। इसका मतलब क्या हुआ? देखो हमारे पास यहाँ पर एक सिचुएशन है, यहाँ पर मास रखा हुआ है 100 किलोग्राम का, तो यहाँ पर कुछ नॉर्मल रिएक्शन होगी इस तरीके से, है ना? तो हमारे पास जो भी फ्रिक्शन की वैल्यू आती है, फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आ जाती है? म्यू टाइम्स एन, विच इज इक्वल टू म्यू टाइम्स एम जी, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन एम जी के बराबर है, तभी तो ये ऊपर नीचे नहीं मूव कर रहा है। और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू देखोगे आप, तो वैल्यू आ जाती है 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 1000, विच इज इक्वल टू 200 न्यूटन। अच्छा, यहाँ पर मैंने 2 न्यूटन का फोर्स लगाया था। अगर फ्रिक्शन होता ही नहीं तो ये ब्लॉक सरक जाता है इधर, लेकिन अब यहाँ पर ब्लॉक सरक रहा है और फ्रिक्शन भी एग्जिस्ट करता है, तो फ्रिक्शन उस मोशन को रोकने की कोशिश करेगा, तो फ्रिक्शन लगेगा इस दिशा में, ऑपोजिट साइड में एफ, है ना? उस मोशन को रोकने की कोशिश करेगा, रिलेटिव मोशन को। तो क्या फ्रिक्शन 200 न्यूटन लग जाएगा? नहीं। तो यहाँ पर अगर 200 न्यूटन फ्रिक्शन लगता, तो देखो अब इसके ऊपर फोर्स डिसबैलेंस हो गया, तो ये फिर उल्टा इस तरफ एक्सलेट करने लगता। हो गया ज़्यादा, मैंने थोड़ा सा फोर्स लगाया था इधर, ब्लॉक भागते हुए इधर आ गया। ऐसा तो होता नहीं है रियल लाइफ में। तो फ्रिक्शन की एक मैक्सिमम वैल्यू है ना? तो इसको हम बोलते हैं कि ये लिमिटिंग वैल्यू है। इतना फ्रिक्शन लग सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है हर बार लगेगा, क्योंकि फ्रिक्शन एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, जितनी ज़रूरत पड़ती है उतना ही लगता है। अगर थोड़ा भी ऐसे ज़्यादा लगता होता ना, तो हम बीच में फिर अगेन डायनामो डालते हैं, पावर उससे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास ये, इसको हम लिखते हैं एफ एल, दिस इज लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, या फिर मैक्स वैल्यू आप बोल सकते हो। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन इतनी हो सकती है, लेकिन लगता कितना है? जितनी ज़रूरत है। तो यहाँ पर एक्चुअली जो एफ की वैल्यू आएगी वो होगी सिर्फ 2 न्यूटन, नॉट 200 न्यूटन। यही हमें समझना था। इसी को लिखने का और एक तरीका, फ्रिक्शन विल बी लेस देन इक्वल टू म्यू टाइम्स एन। तो यहाँ पे म्यू कौन सा होता है? म्यू स्टैटिक। भी स्टैटिक और काइनेटिक क्या होता है, ये भी चीज़ हम देख लेते हैं। आपने कई बार महसूस किया होगा कि मान लो ज़मीन पे कोई ऐसे बड़ा सा कोई ब्लॉक रखा है, फ्रिज रखा है, उसको आपको सरकाना है, तो आप फोर्स लगाते हो। स्टार्टिंग में तो फ्रिज नहीं चलता है, लेकिन एक बार वो चलना शुरू होता है तो फिर अच्छे आराम से चलता चला जाता है। ऐसा नहीं होगा कि धीरे धीरे उसका एक्सलेशन बढ़ेगा। चलता है, सरकता है, तो एकदम से सरकना शुरू हो जाता है। तो ऐसा होता क्यों है? देखो, फ्रिक्शन लगता है यहाँ पर इस तरीके से, छोटे मोटे ऊपर नीचे की इंटरलॉकिंग होती है कुछ ना कुछ, उसके कारण फ्रिक्शन रुका रहता है। लेकिन एक बार चीज़ मूव करना शुरू हो जाए, तो यहाँ पर बॉन्ड्स टूटने, ये जो भी टेम्परेरी चीज़ थी वो टूटना शुरू होती है, फिर बड़ी आसानी से वो टूटती चली जाती है।
तो जब रुका हुआ होता है ऑब्जेक्ट तो उसको जो फ्रिक्शन लगता है उसको हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। एक बार यहाँ पे रिलेटिव मोशन होना शुरू हो जाए, ये इधर जाना शुरू हो जाए, ये इधर जाना शुरू हो जाए, फिर जो फ्रिक्शन लगता होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। और ऑब्जर्व किया गया काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन से थोड़ी सी कम होती है। ठीक। अच्छा, तो हमारे पास पहली बात, फ्रिक्शन लग कितना सकता है। देखो यहाँ पर जो फ्रिक्शन लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन जो लगेगा उसकी वैल्यू होगी लेस देन और इक्वल टू म्यू एस टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन, है ना। लेस देन क्यों बोल लिखा मैंने, क्योंकि फ्रिक्शन उतना ही लगता है जितनी ज़रूरत होती है। मान लो मैं यहाँ पर फोर्स की वैल्यू इनिशियली ज़ीरो रखता हूँ तो इसका मतलब फ्रिक्शन भी ज़ीरो होगा, लेकिन फोर्स की वैल्यू बढ़ाता जाऊंगा, जितनी बढ़ाऊंगा फ्रिक्शन भी उतना ही बढ़ता जाएगा, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। ये लग रहा है हमारे पास फ्रिक्शन। तो यहाँ पर हम इसका ग्राफ भी बना सकते हैं कि भाई मैं फोर्स की वैल्यू बढ़ाता जा रहा हूँ, इस तरफ मेरे पास फ्रिक्शन। ग्राफ कैसा आएगा, एक स्ट्रेट लाइन होगी जो कि ओरिजिन से इस तरीके से पास होगी यहाँ पर। फिर ये एक हमारे पास स्पेशल वैल्यू है जहाँ पर आ करके इस पॉइंट पर हमारी वो लिमिट रीच हो गई। कौन सी लिमिट, जो मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू हो सकती है। इस मैक्सिमम वैल्यू को हम बोलते हैं, दिस इज फ्रिक्शन की लिमिट या फिर मैक्सिमम वैल्यू, जिसकी वैल्यू हो जाती है म्यू एस टाइम्स एन। एक बार हम यहाँ पे पहुंच गए तो फिर मोशन स्टार्ट हो जाता है। मोशन स्टार्ट हो जाता है तो उसके बाद हमारे पास जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो किक इन कर जाता है और हमारे पास कुछ इस तरीके से फ्रिक्शन की वैल्यू आती है, ये है ना। और इस फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है उसको हम लिखते हैं म्यू काइनेटिक टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन। ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, फोर्स को कितना भी बढ़ाते जाओ उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। कई बार आपको दोनों फ्रिक्शन के कोफिशिएंट अलग अलग नहीं दिए होंगे, उस केस में हम मान लेंगे म्यू काइनेटिक इज इक्वल टू म्यू स्टैटिक होता है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ लिख भी सकते हो, जब यहाँ से यहाँ तक हम थे, यहाँ पर नो स्लिपिंग हो रखी थी, है ना, नो स्लिपिंग। और यहाँ पर क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है यानी कि यहाँ पे जरूर स्लिपिंग हो रही होगी। ठीक, ये है हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन, ये है हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन। बस हमें इतना से ही समझना होता है। अब आप नोट्स ले लो, ये ग्राफ का बना लो, क्या पता पूछ ले किसी को इजी सवाल पूछने का मन हो तो। लेकिन अब इस पे बेस्ड एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्चुअल सवाल करते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है। इसमें देखो हमारे पास कुछ फोर्स लग रहा है और यहाँ पे कुछ स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यूज दी हुई है कोफिशिएंट की, और आपको बताना है कि इसका एक्सेलरेशन कितना होगा। और यहाँ पर हमारे पास दो केस बन जाएंगे एक्चुअली, इसके एक्सेलरेशन के एक्चुअली में दो वैल्यूज आने वाली है। कैसे आएंगी, देखो अगर ये रुका हुआ है तो हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन यूज होगा। स्टैटिक फ्रिक्शन के कारण जो फ्रिक्शन का फोर्स लग सकता है वो एक्चुअली इससे ज़्यादा होगा, उसको चेक कर लेंगे। और जब ये मूव कर रहा होगा, अगर ये मान लो पहले से इसको किसी ने इनिशियल स्पीड दे रखी थी यू, उस केस में इसमें काइनेटिक फ्रिक्शन यूज होगा, तो वहाँ पर फ्रिक्शन की वैल्यू कुछ और आएगी और फिर हमारे पास एक्सेलरेशन की कुछ और वैल्यूज आ सकती हैं। तो दो अलग अलग केसेस हमें यहाँ पे कंसिडर करने ही पड़ेंगे। इसी तरीके से आपको अप्रोच करना पड़ेगा। इफ ब्लॉक एट रेस्ट ऐसा हमें दिया हुआ है ना, तो लिख देता हूँ इसको ब्लॉक एट रेस्ट। तो हमारे पास अब स्टैटिक फ्रिक्शन की बात होगी। स्टैटिक फ्रिक्शन की एक मैक्सिमम वैल्यू होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन, एफ एल। उसकी वैल्यू मैं लिख दूंगा, देखो हो जाएगी म्यू एस टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन यहाँ कितनी है, देखो नीचे लगा होगा एम जी, उतना ही होगा हमारा नॉर्मल रिएक्शन। तो उसकी वैल्यू हो जाती है 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 10 इंटू 10 विच इज इक्वल टू 40 न्यूटन। अब यहाँ पर फ्रिक्शन देखो लगना तो इसी तरफ है, क्या यहाँ पर पूरा का पूरा फ्रिक्शन 40 न्यूटन यूज हो जाने वाला है, नहीं। 40 न्यूटन तक लग सकता है, लेकिन मैंने इधर 35 न्यूटन का फोर्स लगाया तो वो बस के हिसाब से सेल्फ एडजस्ट हो जाएगा। हमारे पास एक्चुअली फ्रिक्शन फोर्स की जो वैल्यू आ जाएगी, एफ जो लगने वाला है उसकी वैल्यू आ जाएगी 35 न्यूटन, और इसका एक्सेलरेशन की वैल्यू फिर 0 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर अब इसके फोर्सेस बैलेंस हो गए, कोई एक्सेलरेशन यहाँ पर नहीं बनता है। दूसरा केस हम दे देते हैं, ब्लॉक इज मूविंग। अगर ब्लॉक मूव कर रहा है, पहले से किसी ने उसको यू वैल्यू दे, वेलोसिटी दे रखी है, उस केस में जो हमारे पास फ्रिक्शन लग जाएगा वो जाएगा म्यू के टाइम्स एन। उसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, 0.3 मल्टीप्लाइड बाय 100 विच इज इक्वल टू 30 न्यूटन। अब ये 30 न्यूटन इस तरफ फ्रिक्शन लग रहा है। काइनेटिक फ्रिक्शन की तो फिक्स्ड वैल्यू लगती है ना, वो सेल्फ एडजस्टिंग नहीं होता। काइनेटिक फ्रिक्शन हमारे पास 30 न्यूटन लग रहा है
इस तरफ फोर्स लग रहा है 35, तो यहाँ पर ज़रूर हमारे पास कुछ एक्सेलरेशन आ जाएगा क्योंकि फोर्सेज यहाँ पर बैलेंस नहीं है। तो हम लिख सकते हैं 35 माइनस 30 इज इक्वल टू 10 टाइम्स एक्सेलरेशन। यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाती है 5 डिवाइडेड बाई 10 विच इज इक्वल टू 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक केस में एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 आई थी, दूसरे केस में एक्सेलरेशन की वैल्यू 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आई, और इसीलिए फ्रिक्शन के जो क्वेश्चंस होते हैं वो इतने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आपको अज्यूम करके चलना पड़ता है कि यार मैं ये अज्यूम करके चलता हूँ तो कुछ और रिजल्ट आता है, ये अज्यूम करके चलता हूँ तो कुछ और रिजल्ट आता है, कौन सा वाला सही है। इस केस में दोनों सही है, लेकिन अगर हमारा कॉम्प्लिकेटेड सा सवाल होगा उसमें हमें फिर जो वैल्यू आती है उसके हिसाब से फिर इनिशियल कंडीशन चेक करनी पड़ती है। अच्छा, अगर ये रिजल्ट है तो क्या वाकई में ब्लॉक रेस्ट पे था, या फिर ये रिजल्ट है तो क्या वाकई में ब्लॉक मूविंग था। तो इस तरीके से आपको चेक करना पड़ता है, इसीलिए फ्रिक्शन के क्वेश्चंस बहुत फिर इंटरेस्टिंग हो जाते हैं। फ्रिक्शन सब जगह है, यहाँ भी फ्रिक्शन से मेरे हाथ गर्म हो गए, लेकिन आपका हाथ गर्म नहीं होगा अगर आप सब्सक्राइब का बटन दबाओगे, बेल आइकन दबाओगे और मेरे व्लॉगिंग चैनल को सब्सक्राइब करोगे। तो यहाँ जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है, पढ़ाई वढ़ाई अपनी जगह पे, लेकिन व्लॉग्स इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ मेरे व्लॉगिंग चैनल को सब्सक्राइब करो, और उससे इंपॉर्टेंट है कि प्लीज़ इस QR कोड को स्कैन करो, कुछ अमाउंट डोनेट करो ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छा अच्छा कॉन्टेंट बना के ला पाऊँ। हम मिलेंगे व्लॉग्स में या नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, ये जो अभी आपने देखा स्प्रिंग का छोटा सा वीडियो, ये एक छोटा सा पार्ट है एक अच्छे से क्रैश कोर्स का, जहाँ बहुत सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का यूज़ करके कलरफुल ग्राफिक्स के साथ पूरा सिलेबस मेरे साथ फिजिक्स का आप पढ़ सकते हो। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, उसको देखना। हम मिलेंगे अगले वीडियो में।